नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आज बाल दिवस है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। बच्चों के प्रति उनका एक अलग ही बड़ा प्यारा नज़रिया हुआ करता था। इसी उपलक्ष्य में उनके जन्मदिन को जो है वो हम चिल्ड्रन डे या बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को, बच्चों को जो हमारे पास हैं और जो हमसे दूर हैं, आज बड़े हो गए हैं, शादी विवाह हो गया है, लड़के बच्चे वाले हो गए, उनके बच्चे हो गए हैं, उन सभी को, लेकिन वो तो बच्चे ही हैं, उन सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए हम चलते हैं। हमारा एक नया टॉपिक है आज, नई आर्थिक नीति, और ये हमारा सब्जेक्ट चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो नई आर्थिक नीति क्या है, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या प्रयास किए गए, तो इसको हम पूरी एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, बहुत सारे इसमें आंकड़ेबाजी है, तो केवल हमने वही आंकड़े लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपके उपयोगी हैं। तो इसको संक्षेप में क्या बोल देते हैं, एनईपी। तो समझ जाइएगा आप, जहाँ पे एनईपी लिखा हो मतलब कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ना। ये कब शुरू की गई, 1991 में शुरू की गई। तो इसके बाद हमारी क्लास कौन सी है, ये 7वीं क्लास है। तो चलिए इसकी मुख्य बातों को हम लेके चलते हैं। तो 1991 के आसपास कुछ वर्षों में जो है वो दुनिया स्तर पे जो है वो बड़ा आर्थिक मंदी फैली हुई थी, है ना। और भारत भी उससे प्रभावित था। हो क्या रहा था कि मुद्रा प्रसार में वृद्धि हो रही थी, निर्यात में निरंतर कमी हो रही थी, जो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा काफ़ी घट गया था। ऐसा कहा जा रहा था कि मात्र 2 सप्ताह तक जो है वो हमारे काम के लायक रह गई थी, उसमें पैसा रह गया था, और महंगाई निरंतर बढ़ रही थी आपकी। और उसी समय जो है वो खाड़ी युद्ध भी चल रहा था। तो इन परिस्थितियों में भारत में आर्थिक दिशा में जो है वो एक बहुत व्यापक स्तर पर क्रांतिकारी परिवर्तन किए। उसी को हम क्या नाम देते हैं, नई आर्थिक नीति कहते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपका यही बनता है कि नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई। तो 1991 में मई का माह था वो, 1991 में जो है वो शुरू की गई, और इस दिशा में जो है बहुत प्रयास किए गए। तो उन प्रयासों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हम चलिए आज उसी पर चर्चा करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। तो चलिए चलते हैं हम। तो 1991 में विश्व स्तर पर जो है मंदी के दौर से गुजर रहा था। भारत भी जो इससे प्रभावित था, है ना। भारत में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा था। क्या हो रहा था, मुद्रा प्रसार में वृद्धि हो रही थी, निर्यात में निरंतर कमी हो रही थी, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, महंगाई, खाड़ी युद्ध आदि जैसे कारणों से भारत में 1991 के दौरान जो है वो व्यापक स्तर पर, है ना, आर्थिक क्षेत्र में जो है वो कई कदम उठाए गए, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, नई आर्थिक नीति, एनईपी, है ना, जिसे ही हम नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है कि जब नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रधानमंत्री कौन थे आपके, पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके। चलिए आगे हम चलते हैं। नई आर्थिक नीति जो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर आधारित थी, है ना, 3 बातों पर आधारित थी। पहला कौन था आपका, उदारीकरण, दूसरा कौन है आपका, निजीकरण, और तीसरा कौन है आपका, वैश्वीकरण। इसी कारण से इसको जो है वो एलपीजी नीति भी कहते हैं, एलपीजी नीति भी कहते हैं। चलिए हम इसका इंग्लिश में बता दें। एल से लिबरलाइजेशन मतलब कि उदारता, और पी से जो है वो प्राइवेटाइजेशन माने कि निजीकरण, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, और जी से जो है वो ग्लोबलाइजेशन माने वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, माने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस आर्थिक नीति के जो मुख्य 3 आधार स्तंभ थे, 3 आधार स्तंभ थे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये क्या है ये, तो पहला देखते हैं उदारीकरण। तो उदारीकरण का मतलब है सरकार द्वारा लगाए गए, है ना, अनावश्यक प्रतिबंध, नियंत्रणों आदि को जो है वो क्या करना, कम करना। जैसे कि परमिट, कोटा, लाइसेंस लेना, ऐसे क्षेत्रों को जो है वो कम किया गया, काफ़ी मात्रा में सीमित किया गया। जैसे कि अब अगर आप उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो आपको जो लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे उद्योग रखे गए जो खतरनाक उद्योग थे, जैसे शराब है, सिगरेट है आदि जो उद्योग हैं, उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत अभी भी है, पहले भी थी। फिर हम आगे चलते हैं। दूसरा जो है वो निजीकरण। तो सार्वजनिक क्षेत्र को कम कर निजी क्षेत्र को बढ़ाना, ये कहलाता है आपका निजीकरण। तो सरकार के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिसमें केवल सरकार ही काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या किया गया, इस नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र को जो है वो कम किया गया। और वर्तमान में जो है केवल 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं। वो कौन कौन से हैं, रेलवे है आपका और परमाणु ऊर्जा है। बाकी अन्य क्षेत्र जो है निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए, और वर्तमान में बहुत सारे सार्वजनिक उद्योग जो है वो निजी हाथों को सौंपे जा रहे हैं। और पूंजी निवेश के मामले में जो है वो 49%, कुछ मामलों में 51%, और ऐसे उद्योग जो कि पूर्णतः
अपनी वस्तुओं का क्या करते हैं, निर्यात कर देते हैं। तो ऐसे उद्योगों में जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनमें जो है 100% पूंजी निवेश को भी बढ़ावा दिया गया। और वर्तमान में भी यही हो रहा है। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनके द्वारा भी ये नई आर्थिक नीति को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसको जो है वो देश बेच रहे हैं, इस तरह से कह करके काफ़ी आलोचनाएं भी हो रही हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। तीसरा आपका जो है वो वैश्वीकरण। तो आज दुनिया जो है वो एक मुट्ठी में आ गई है, सब दुनिया एक सिमट करके एक दायरे में आ गई है। पहले क्या होता था कि हमारी अर्थव्यवस्था गांव तक सीमित होती थी, फिर धीरे धीरे आसपास के शहरों तक सीमित होने लगी, फिर धीरे धीरे भारत तक सीमित होने लगी, और आज किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था से प्रभावित होती है। तो आज हम कह जरूर सकते हैं कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में क्या हो गया कि दुनिया की अपनी एक अर्थव्यवस्था बन गई है, और उससे तालमेल बैठाना है ना, उससे तालमेल बैठाना बिना भेदभाव के, यही कहलाता है आपका वैश्वीकरण। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। चलिए हम आगे चलते हैं। तो नई आर्थिक नीति के अंतर्गत बहुत सारे कदम उठाए गए। तो जो मुख्य कदम उठाए गए उनके बारे में हम आज आपको थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं। तो जैसे क्या किया गया, औद्योगिक नीति में सुधार किया गया है ना, औद्योगिक नीति में सुधार किया गया, और 1991 में नई उद्योग नीति जो है वो लाई गई। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि भारत की वर्तमान उद्योग नीति कब लाई गई, कब घोषणा की गई? तो 1991 में, याद रहेगा हमको। 1991 में नई आर्थिक नीति भी लागू हुई थी, 1991 में जो है वो नई उद्योग नीति भी लागू की गई। फिर आगे हम देखते हैं विदेशी निवेश में सुधार, है ना, विदेशी निवेश में सुधार। तो इस तरह से क्या प्रयास किए गए ताकि अधिक से अधिक जो है वो हमारे पास विदेशी निवेश आ सके, और विदेशी निवेश को निरंतर बढ़ावा दिया गया। उनको टैक्स वगैरह में, करों में छूट दी गई। उनको आवश्यकता अनुसार जो उनके उद्योग के क्षेत्र में उनको आवश्यकता होती है जैसे ज़मीन की, तो ज़मीन वगैरह भी उनको जो है वो सस्ते और रियायती पे उपलब्ध करवाई गई। ब्याज दरों में भी जो काफ़ी स्तर पर कटौती की गई। इस तरह से वर्तमान में चल रहा होगा आपका FDI। तो FDI के निरंतर दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। FDI का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो विदेशी पूंजी है, जो विदेशी पूंजी है वो क्या करे, भारत में आए, है ना, विदेशी पूंजी भारत में आए, और इससे क्या होगा कि भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, भारत में रोजगार के नए साधन जो है वो विकसित होंगे। तो FDI का फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा जान लें यहाँ पे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इसका याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में। फिर क्या किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र में जो है वो कई सुधार किए गए। कंपनियां जो अच्छा प्रदर्शन कर रही थी उनको जो है नवरत्न, महारत्न जैसे, लघु रत्न जैसे उपाधियों से उनको जो है विभूषित किया गया, और सार्वजनिक क्षेत्र की संख्या जो है वो घटाई गई, है ना। पहले 18 हुआ करती थी और वर्तमान में घटकर कितनी हो गई है, 2। तो इसको याद रखिएगा आप। और 2 कौन कौन सी है? पहला तो आपका परमाणु ऊर्जा है, दूसरा आपका कौन सा है, रेल है। तो इनको छोड़ करके बाकी सब निजी लोग काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं सरकार काम नहीं कर सकती, सरकार भी काम कर सकती है, लेकिन निजी क्षेत्र भी उसमें काम कर सकता है। जैसे रेल है, सार्वजनिक क्षेत्र में आती है, कोई प्राइवेट व्यक्ति रेल नहीं चला सकता। लेकिन धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार की जो प्रवृत्ति दिख रही है कि आगे चल करके हो सकता है कि रेलवे का भी जो है वो निजीकरण हो जाए, माने निजी हाथों के लिए रेल भी जो है वो खोल दी जाएगी, तो फिर रेलें चला करेंगी, है ना। ये अंबानी की रेल है, ये और कौन उद्योगपति है, टाटा की है, नया उद्योगपति है, अडानी। हाँ, अडानी की रेल चल रही है। अडानी की रेल यहाँ से नागपुर जाएगी रीवा से, है ना। तो इस तरह से हो सकता है हमको आगे कुछ वर्षों में सुनने को मिल जाए। और हमारी जो कर व्यवस्था थी, है ना, काफ़ी बड़ी जटिल थी, है ना, काफ़ी अधिक टैक्स थे, तो उसमें सुधार किया गया। तो हम कह सकते हैं कि कर संरचना में जो है वो सुधार किया गया नई आर्थिक नीति के तहत। फिर राजकोषीय घाटा काफ़ी बढ़ा हुआ था, तो ऐसे प्रयास किए गए ताकि राजकोषीय घाटा में जो है वो कमी हो, और रुपए को जो है वो क्या किया गया, पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। रुपए को जो है पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। फिर बैंकिंग क्षेत्र में भी व्यापक सुधार किए गए। बैंकों को अपनी ब्याज निर्धारित करने की जो है वो पावर दी गई। रिजर्व बैंक को जो है वो एक नियंत्रण संबंधी पावर दी गई, और बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए। फिर 1991 से जो नई आर्थिक नीति शुरू हुई है वो अभी बंद नहीं है। शुरुआत उसकी 1991 में हुई थी, लेकिन निरंतर उस समय प्रयास जारी है और आगे भी जारी रहेंगे। तो चलिए, बच्चों को यहाँ पे क्लास का बंद कर रहे हैं, बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, तो आज हम चिल्ड्रन डे मनाएंगे। तो आपको एक बार पुनः चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत बधाई। चलिए, अगली क्लास में कल आपको हम मिलेंगे एक नए टॉपिक बजट के साथ, है ना। तो कल हम बजट के बारे में बताएंगे कि बजट क्या होता है,
कितने प्रकार का होता है, बजट कैसे बनता है, बजट कौन पेश करता है, तो ये सब हम बताएंगे आपको। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।